गुड मॉर्निंग बच्चों। अल्फा फाउंडेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने क्लास नाइन्थ का पहला चैप्टर है मैटर इन सराउंडिंग, उसको पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये इसलिए भी इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि मैटर एंड सराउंडिंग वाला जो चैप्टर है ये कंप्लीटली हमारी डेली लाइफ पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमने प्रीवियस सेशन में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स में मेरे को दिख रहे थे कि सर हमको नहीं थर्ड और फोर्थ वाला पहला चैप्टर पढ़ना है, तो मैंने पहले थर्ड चैप्टर पढ़ा दिया आपको, फिर फोर्थ भी कंप्लीट करवा दिया। उसकी भी कुछ ही दिनों में आपके सामने यूट्यूब पे भी वीडियो अपलोड हो जाएगी। अब आती है हमारे पहले चैप्टर की बारी, कौन सी? मैटर इन सराउंडिंग। तो आज हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि मैटर होते क्या है। अब देखा जाए तो मैटर क्या होते हैं, कोई बताएगा मेरे को? चलो मैं बताता हूँ। मैटर इन सराउंडिंग में सबसे पहले यदि हम इंट्रोडक्शन में देखें तो मैटर हैज ए, इसकी सिंपल डेफिनेशन देखते हैं अपन। मैटर हैज ए कवर्ड स्पेस हैव ए मास। मैटर वो चीज होती है जिसका कोई स्पेस कवर करती है और उसका एक मास होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा इसके। फिर आता है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर क्या होता है मैटर का? तो मैटर हैज ए मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर इज मेड ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स। अभी मैंने बताया कि मैटर हैज ए मास, उसका एक फिक्स मास होता है, ठीक है, एंड स्पेस कवर। जैसे कि अपन टेबल ले लेते हैं, टेबल का भी एक मास होता है जिसको हम केजी में डिनोट करते हैं, ठीक है, 10 किलो की टेबल, 20 किलो की टेबल, ठीक है, और वो कुछ स्पेस भी कवर कर रही है, ठीक है। वहीं देखा जाए तो दूसरी लाइन में आता है मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स। अब टेबल बहुत बड़ी दिख रही है, वहीं ये पेन भी बहुत बड़ा दिख रहा है, पर देखा जाए तो कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर इतना बड़ा पेन बना है। तो देखा जाए तो क्या है कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स। भले टेबल इतनी बड़ी दिखाई दे रही, पेन इतना बड़ा दिखाई दे रहा, पर उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। फिजिकल नेचर देख लिया। पार्टिकल्स ऑफ मैटर, देखो अब ये जैसे इतना बड़ा पेन है, उसमें भी ऐसे छोटे छोटे डायग्राम आपको दिखाई दे रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे बिल्कुल पास पास में डायग्राम। तो ये पेन भी बना है या कोई भी मैटर बना है, वो छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलके बना है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि एक शुगर के दाने में हजारों एटम्स, हजारों पार्टिकल्स हो सकते हैं, तो इस टेबल या इस पेन में कितने पार्टिकल हो सकते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं हम। क्या देखते हैं पार्टिकल में? सबसे पहली लाइन लिखी हुई है क्या? पार्टिकल हैव ए स्पेस बिटवीन देम। अब जैसे कि पार्टिकल हैव ए स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकलों के बीच में एक स्पेस होता है। जैसे मैं एक गिलास पानी लूं, ठीक है, उसमें NaCl नमक डाल दूं या शक्कर डाल दूं और उसको हिलाऊं थोड़ी देर, चलेगा कि कुछ देर बाद जो शक्कर के पार्टिकल है या नमक के पार्टिकल है वो डिजॉल्व हो गए, ठीक है। अब वो डिजॉल्व कैसे हो गए? क्या कारण था कि वो डिजॉल्व हो गए? हो सकता है कि जो पानी है उसके पार्टिकल में कोई स्पेस थी, तभी जाके वो उसमें डिजॉल्व हो हुए, ठीक है। यदि स्पेस नहीं होती तो डिजॉल्व हो पाते क्या? तो इससे ये साफ होता है कि पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकलों के बीच में भी कुछ स्पेस रहती है, जब जाके दूसरा पार्टिकल उसमें जाके डिसॉल्व होता है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम, NaCl का ले लिया। यदि पानी के अंदर हम नींबू के डाले, एक दो बूंद नींबू डाल देते हैं, तो क्या जो पानी रहता है, पानी के पार्टिकल्स में नींबू भी डिसॉल्व हो जाएगा, कुछ देर बाद वो खट्टा लगेगा, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं पार्टिकल आर कंटिन्यूसली मोशन। पार्टिकल्स रहते हैं वो कंटिन्यूसली मोशन में रहते हैं। जैसे कि मैं बोल सकता हूं कि एक गिलास पानी लिया था हमने, ठीक है, उसको डिसॉल्व किया, क्या वो पानी के जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूसली मोशन में है या नहीं? बिल्कुल है। उसका कारण है कि जो पार्टिकल्स रहते हैं वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को फॉलो, काइनेटिक थ्योरी को फॉलो करते हैं, ठीक, काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी को फॉलो करते हैं। उनके पार्टिकल्स के बीच में एक काइनेटिक एनर्जी लगती है, उस एनर्जी के कारण वो कंटिन्यूसली मोशन में रहते हैं, अपने अराउंड घूमते रहते हैं या अराउंड एक्सिस पे भी घूमते रहते हैं। तो इससे हम बोल सकते हैं पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मोशन, ठीक है। वो हर एक पार्टिकल कभी भी रुकता नहीं है, हमेशा वो मोशन गति में ही बना रहता है, ठीक है। दूसरा देखते हैं पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अब जैसे कि यदि मैंने पानी लिया और उसे
गर्म कर दिया, ठीक है, तो उसके पार्टिकल्स क्या हो गए, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे जैसे पानी के अंदर मैंने एक तपेली में पानी लिया, उसके ऊपर एक प्लेट ढक दी, ठीक है, तो कंटिन्यूअसली मोशन करते रहेंगे, नीचे से मैं और टेम्परेचर बढ़ा दूंगा, और ज्यादा तेज गति से करेंगे। चलो उसको स्किप करते हैं, हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, हमारे डेली लाइफ के एग्जाम्पल से। क्या, सुबह मम्मी चाय बनाती है, सबके घर पे चाय बनती है। जब मम्मी चाय पत्ती डाल देती है, पानी के दूध डाल देती है, उसमें पानी डाल देती है, चाय पत्ती डाल देती है, ठीक है, और नीचे से जब गैस चालू किया जाता है तो वो चाय की पत्ती के जो दाने रहते हैं कैसे कंटिन्यूअसली मोशन करते रहते हैं, ठीक है। तो इससे ये होता है कि पार्टिकल्स इन ए कंटिन्यूअसली मोशन। दूसरा, पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स ऑफ वो कंटिन्यूअसली मोशन कर रहे थे, तो एक दूसरे पार्टिकल को अपनी ओर खींच रहे थे, और इसके पीछे भी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी के कारण ही वो अपने ओर एक दूसरे पार्टिकल्स को खींच रहे थे। तो हमने पहला देख लिया, पार्टिकल्स हैव ए स्पेस बिटवीन देम। जब शुगर को हमने पानी में डिसॉल्व किया तो शुगर पानी में डिसॉल्व हो गई, तो पानी के पार्टिकल्स में कुछ स्पेस थी, इसी कारण शुगर डिसॉल्व हुई। दूसरा हमने देखा, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मोशन। जो पार्टिकल्स रहे कंटिन्यूअसली मोशन कर रहे थे, गति में थे। क्यों थे? क्योंकि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी थी और हवा हमेशा घूम रहे थे। तीसरा आता है, पार्टिकल अट्रैक्ट इच अदर। पार्टिकल एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल की ओर खींचता है, तभी वो एक पूरा स्पेस कवर करके एक ऑब्जेक्ट बना पाता है, ठीक है। चलो, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली अट्रैक्ट इच अदर। आगे चलते हैं हम, ये स्टेट्स ऑफ मैटर। फिर आता है स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। हमने पार्टिकल्स के बारे में पढ़ लिया, एक एक पार्टिकल क्या होता है, उनका क्या फिजिकल प्रॉपर्टी होती। फिर हम देखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। बेसिकली 3 स्टेट होते हैं, परंतु यदि हायर क्लास में देखें तो अभी 5 स्टेट हो गई, ठीक है। कौन कौन सी? चौथी अवस्था अभी बताइए, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। और पांचवी अवस्था है, चौथी अवस्था हो गया कौन सी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। और एक और अवस्था अभी जो फिलहाल खोजी गई है, ठीक है। परंतु अभी हमको सिर्फ 3 के बारे में पढ़ना है। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड, गैस। हमें इतना आगे नहीं जाना है। अभी प्राइमरी स्टेज में 9th क्लास में हमें 3 स्टेट दिए हैं। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड, गैस। चलो इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। पहला क्या? डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम एंड रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। देखा जाए, ये पेन है, टेबल है, इनका एक डेफिनेट शेप होता है। क्या होता है? डेफिनेट शेप होता है। डेफिनेट वॉल्यूम, इसका एक डेफिनेट वॉल्यूम भी होगा, ठीक है। टेबल का, पेन का, इसका जैसे डेफिनेट एक फिक्स शेप दिख रहा है हमको, तो इसका फिक्स वॉल्यूम भी होगा। हैव ए रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल, कठोर होता है, ठीक है। इनकम्प्रेसिबल, इसको मैं कंप्रेस नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि सॉलिड की प्रॉपर्टीज है कि उसके जो पार्टिकल्स रहे वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, बिल्कुल पास पास में, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं। उसको आप कंप्रेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। कंप्रेस कर दोगे टूट जाएगा, पर कंप्रेस नहीं होगा, ठीक है। तो क्या? सॉलिड है डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल, कठोर और इनकम्प्रेसिबल, आप उसको दबा नहीं सकते, ठीक है। वही लिक्विड की प्रॉपर्टीज देखते हैं हम। लिक्विड स्टेट, नो डेफिनेट शेप। लिक्विड का कोई शेप नहीं होता। जैसे 1 लीटर दूध मैंने लिया, उसको तपेली में डाला तो उसने तपेली का शेप कवर कर लिया। यदि उसको मैंने ग्लास में डाल दिया तो उसने ग्लास का शेप कवर कर लिया। यदि उसे मैंने बाल्टी में डाल दिया तो उसने बाल्टी का शेप कवर कर दिया। तो हम बोल सकते हैं कि उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, ठीक है। बट डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है। यदि मैं 1 लीटर दूध को मैंने बाल्टी में डाला तो वहां पे भी 1 लीटर ही दूध रहेगा। उसी 1 लीटर दूध को मैंने बड़े ग्लास में डाला तो 1 लीटर ही दूध रहेगा ग्लास के अंदर भी। यदि उसी 1 लीटर दूध को मैंने तपेली में डाला तो उसी तपेली में भी वो 1 लीटर ही दूध रहेगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि उसका वॉल्यूम तो फिक्स है, पर मास शेप फिक्स नहीं है, ठीक है। वही देखते हैं कैन फ्लो, वो हमेशा विस्कस फ्लो करता रहता है। यदि मैं पानी को नीचे फर्श पे गिरा दूं तो उसकी एक प्रॉपर्टी है कि वो फ्लो करेगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर कि वो फ्लो कर रहा है, चलो फिर शहद, शहद शहद को आप सॉलिड में रखेंगे या लिक्विड में रखेंगे, बताओगे? देखा जाए तो शहद एक लिक्विड है, बट उसकी एक प्रॉपर्टी है कि वो धीरे 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 फ्लो करेगा। जैसे कि यदि मैं शहद के डिब्बे को थोड़ा झुका दूं तो कुछ समय ही बाद वो फ्लो करेगा, बट फ्लो तो करेगा, नीचे तो आएगा। इसका ऐसा ही एक एग्जांपल है ग्लास। कांच को आप देखा होगा, इसको इसलिए हम बोलते हैं सुपर कोल्ड शील्डेड ग्लास, ठीक है।
ग्लास की भी एक प्रॉपर्टी होती है कि 25-30 साल तक यदि ग्लास लगा हुआ है कांच, तो आप देखेंगे कि वो ऊपर से पतला और नीचे से मोटा हो जाता है। देखा, वो बहुत स्लो प्रोसेस है, 25 से 30 साल लगते हैं। तो बोल सकते हैं कि कुछ लिक्विड की प्रॉपर्टी ग्लास भी ऑक्यूपाई करता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं गैसेस स्टेट के बारे में। अब जैसे हमने सॉलिड के बारे में पढ़ लिया कि सॉलिड का डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, रिजिड होता है और इनकम्प्रेसिबल होता है। वहीं लिक्विड को देख लिया, उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है बट डेफिनेट शेप नहीं होता है। ठीक है, और उसमें कौन सा गुण पाया जाता है, कैन फ्लो, वो हमेशा विस्कस होता है और फ्लो करता है। अब हम देखते हैं गैसेस स्टेट के बारे में। अब गैस में ना तो डेफिनेट शेप होगा ना डेफिनेट वॉल्यूम होगा, ठीक है, ना तो कोई डेफिनेट शेप होगा ना डेफिनेट वॉल्यूम होगा, और इजिली इनकम्प्रेसिबल, उसे हम इजिली कंप्रेस भी कर पाएंगे। ठीक है, परंतु एक बात यह है कि जैसे हम गैस सिलेंडर देखते हैं, उसमें हम बोलते हैं कि एलपीजी भरी होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसको हमने कंप्रेस कर दिया। पर आपने कभी भी देखा होगा कि जब गैस की टंकी खत्म हो जाती है घरों में, ठीक है, बेसिकली मैंने भी एक बार किया है ऐसा, बहुत हार्मफुल होता है। मैंने उसको उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया तो थोड़ी बहुत कोई गैस बच गई होगी उसमें, तो गैस वो लिक्विड के रूप में हुई, निकली नीचे, मतलब पानी के रूप में। तो वहां पे तो हम बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। बट गैस की एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि यदि उसको उसकी एक फिक्स प्रॉपर्टी के ऊपर यदि उसको कंप्रेस किया जाए तो वो लिक्विड का रूप ले लेती है। ठीक है, तो अभी तो हम देखते हैं गैस नो डेफिनेट शेप, इसका कोई डेफिनेट शेप भी नहीं है, डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं है, और इजिली कंप्रेस भी कर सकते हैं। एक कंटेनर में यदि हम 18 AMU गैस ले माना कि, ठीक है, तो पता पड़ेगा कि इसमें 1 लीटर गैस है, 2 लीटर गैस, नहीं बता पाएंगे हम। ठीक है, उसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं है, ठीक है, और न ही उसका कुछ शेप है, ना तो शेप है, ना वॉल्यूम है, ना न कोई मास तो होता है। ठीक है, गैस का भी मास होता है, मास हर एक चीज का होता है। आप देख सकते हो ऑक्सीजन का भी मास है, कितना 16 ग्राम मास है। वही नाइट्रोजन का भी मास देख सकते हैं, तो क्या है, 14 ग्राम मास हो सकता है। तो हमने सॉलिड की भी प्रॉपर्टी देख ली, लिक्विड की भी प्रॉपर्टी देख ली, और गैस की भी प्रॉपर्टी देख ली। चलो आगे बढ़ते हैं हम। इंटर कन्वर्जेशन ऑफ स्टेट, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और गैस से लिक्विड, और लिक्विड से गैस। इसमें सबसे पहले आता है मेल्टिंग पॉइंट। क्या आता है, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, क्या आता है, मेल्टिंग पॉइंट। क्या आता है, मेल्टिंग पॉइंट। आप बताओगे मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट वो चीज है यदि किसी सॉलिड को हम एक फिक्स टेम्परेचर पे या गर्म करें तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होते जाता है। क्या, सॉलिड से लिक्विड। दूसरा आता है, क्या आता है दूसरा, बॉइलिंग पॉइंट, या फ्रीजिंग ले लेते हैं, फ्रीजिंग। कोई यदि लिक्विड है और यदि मैं उसको सॉलिड में बना चलना चाहता हूं तो उसको मैं क्या करूंगा, फ्रीज कर दूंगा। जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं हर बार लेता हूं H2। क्या, H2। अब H2O यदि आई से बर्फ है तो उसको मैं मेल्ट कर दूंगा तो वो सॉलिड से क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉलिड से लिक्विड हो जाएगा। वही फ्रीजिंग क्या है, यदि लिक्विड है, कोई वस्तु यदि लिक्विड है तो उसको मैं सॉलिड बनाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, उसको फ्रीज कर दूंगा। जैसे कि पानी है, पानी को यदि मैंने फ्रीज में रख दिया तो सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, तीसरा देखते हैं, कंडेंसेशन, इवोपरेशन। ठीक, इसमें क्या होता है, लिक्विड से गैस में चले जाता है। आपने देखा होगा जब समुद्र में लिक्विड रहता है पानी और इवापोरेशन की प्रोसेस होती है तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, बादल बन जाते हैं, और वही बादल फिर कंडेंसेशन, चौथी स्टेप आती है कंडेंसेशन। ठीक है, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। कैसे, जो इवापोरेशन के माध्यम से जो गैस के बादल बने थे वो फिर से पानी के रूप में गिर जाते हैं। ठीक है, तो भाई हमने H2O को यदि मेल्ट गर्म कर दिया तो सॉलिड से लिक्विड हो गया। वहीं यदि उसको फ्रीज कर दिया, जमा
पानी को यदि फ्रीज कर दिया, यदि फ्रीज में रख दिया तो लिक्विड से सॉलिड बन जाएगा, ठीक है। वहीं इवापोरेशन के माध्यम से लिक्विड से गैस बन जाएगा, वहीं कंडेंसेशन से गैस से फिर से लिक्विड बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, इंटर कन्वर्जेशन ऑफ स्टेट। क्या हो गया, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इससे। फिर आता है इवापोरेशन। आप बताएंगे इवापोरेशन क्या होता है। कन्वर्जेशन ऑफ लिक्विड इनटू गैस बिलो बॉइलिंग पॉइंट। इवापोरेशन क्या, अभी मैंने बताया था, लिक्विड से गैस हो जाता है, पानी से हवा सॉरी गैस बन गई, बादल बन गए, ठीक है। आपने देखा होगा कि जैसे कि समुद्र के पानी में से इवापोरेशन की फिनोमिना होता है, ठीक है, लिक्विड से गैस बनता है। तो सरफेस से होता है, जो समुद्र का जो सरफेस रहता है, पानी का सरफेस होता है, तो वहां से इवापोरेशन होता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, सरफेस फिनोमिना। इट इज कॉजेज ए कूलिंग, इसको हम कूलिंग भी बोलते हैं। आपने परफ्यूम लगाया है, परफ्यूम लगाते हैं तो जब हाथ पे एक ठंडक महसूस होती है, ठीक है, हाथों पे या बॉडी पे एक ठंडक महसूस होती है। तो आपने देखा होगा जब वो परफ्यूम इवापोरेशन के माध्यम से हाथों पे से उड़ता है, तो वहां पे थोड़ा सा ठंडक महसूस कराता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सरफेस फिनोमिना बोलते हैं, ठीक है। इट कजेस ए कूलिंग, सॉरी इट कजेस ए कूलिंग, तो वहां पे हमको ठंडा ठंडा भी महसूस होता है, ठीक है। वहीं आगे देखते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन। जैसे अभी मैंने बताया कि इवापोरेशन सरफेस फिनोमिना है, वहीं यदि हम देखें कि बॉइलिंग, बॉइलिंग क्या है, बल्क फिनोमिना है। इवापोरेशन क्या है, सरफेस फिनोमिना है। वहीं बॉइलिंग को यदि देखें तो ये क्या है, बल्क फिनोमिना। क्यों, यदि हम पानी को गर्म करेंगे तो नीचे से गर्म होगा और इवापोरेशन सरफेस पे से होगा, ठीक है। तो वहीं बॉइलिंग को हम क्या बोलते हैं, सरफेस फिनोमिना बोलते हैं, इवापोरेशन को हम क्या बोलते हैं, बल्क फिनोमिना बोलते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन, सबसे पहले क्या, टेम्परेचर। सबसे पहले कौन इफेक्ट करेगा, टेम्परेचर। कैसे करेगा बताओ, यदि मैं नीचे से टेम्परेचर बढ़ा देता हूं किसी भी चीज का, माना कि मैंने एक तपेली में पानी लिया और उसका मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है। पानी पहले नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे था, तो उसका इवापोरेशन हो तो रहा था, बिल्कुल कम हो रहा था। मैंने जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया उसका इवापोरेशन तेजी से होने लग गया, पानी गर्म होने लग गया, उबलने लग गया, तो उसकी गैस है और ज्यादा हो रही है। तो टेम्परेचर, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर, इवापोरेशन कैन बी इंक्रीज। जैसे जैसे ये मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा, इवापोरेशन भी बढ़ेगा, है ना। उसका जो पार्टिकल्स है वो और ज्यादा कंटिन्यूसली मूव करेंगे, तो इवापोरेशन की प्रोसेस और ज्यादा तेज हो जाएगी। सरफेस एरिया, फिर आता है क्या, सरफेस एरिया। क्या आता है, सरफेस। यदि नदी के पानी में इवापोरेशन की घटना हो रही है तो वो बहुत धीरे होगी, वहीं समुद्र के पानी में बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। चलो डेली लाइफ के एग्जांपल से समझते हैं। एक तपेली में पानी लिया मैंने और उसको गर्म करा, तो वो इवापोरेट हो रहा है धीरे धीरे। वहीं मैंने एक बड़ा तपेला में पानी ले लिया, उसको नीचे से गर्म किया, तो और जल्दी इवापोरेशन हो रहा। तो सरफेस, जितना ज्यादा सरफेस होगा वहीं पे इवापोरेशन की घटना और ज्यादा ज्यादा बढ़ती जाएगी। जितना ज्यादा सरफेस होगा इवापोरेशन की प्रोसेस उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये हो गया सरफेस एरिया। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी के कारण भी सरफेस सॉरी ह्यूमिडिटी के कारण भी इवापोरेशन की घटना बहुत ज्यादा बढ़ती है, ठीक है। वाइंड स्पीड, वाइंड की हवा की गति के कारण भी होता है। जैसे कि मेरे को कपड़े सुखाना है बारिश के मौसम में, यदि मैंने कपड़ों को ऐसा गुच्छा का गुच्छा बना के डाल दिया, ठीक है, तो क्या सूख पाएगा, नहीं सूख पाएगा। यदि मैंने उसको झटका, फिर डोर पे धीरे से फैला के, पूरा फैला के डाला, वहां से हवा की स्पीड, वो उसका कांटेक्ट हवा में और ज्यादा हो रहा है, ठीक है, हवा उसमें से ज्यादा पास हो रही है, तो वो बहुत जल्दी सूख जाएगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वाइंड की स्पीड, हवा की गति भी काम करती है, वाइंड की स्पीड भी इफेक्ट करती है, ठीक है। चलो आज हमने जो हमारा टॉपिक है स्टेट एंड मैटर, इसकी जो बेसिक बेसिक चीजें वो आज हमने पढ़ ली है। इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आज मैंने पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया आपको। धीरे 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 हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। एक ही दिन में पढ़ने में क्या होगा, हम याद नहीं कर पाएंगे, तो हम सोचते हैं कि धीरे धीरे इस चैप्टर को कंप्लीट किया जाए।
इसमें हम कल की जो सेशन रहेगा उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन भी करेंगे, जो हमारे एनसीईआरटी में जो एमसीक्यू क्वेश्चन दिए हैं वो भी करेंगे, साथ में जो इंडेक्स के क्वेश्चन दिए वो भी करेंगे। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे करके हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं। हैव अ नाइस डे।